हम सब जानते हैं कि आज के दौर में सिर्फ एक सैलरी से गुजारा करना और अपने सपने पूरे करना ये कितना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। तो इसी आम समस्या को आज हम एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हमारे पास मेरी सोच पार्ट 16 नाम की एक लेख से कुछ अंश है और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या हम अपनी आर्थिक मुश्किलों के लिए बाहरी हालात को दोष देते देते कहीं अपनी काबिलियत की सीमा खुद ही तो तय नहीं कर रहे हैं? वो देखिए, चर्चा शुरू करने के लिए लेखक ने एक बहुत ही बेहतरीन विचार दिया है। क्या? वो कहते हैं, दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। वाह! तो ये एक तरह से चेतावनी है कि जो बातें हम आज करने वाले हैं वे शायद हमारे कुछ पुराने और आरामदेह विचारों को चुनौती देंगे। मतलब एक खुला नजरिया रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ समस्या की सतह पर नहीं रहेंगे बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर इस मानसिकता की गहराई में उतरते हैं। लेखक सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसे हम सब सोचते हैं पर शायद ही कभी पूरी ईमानदारी से खुद से पूछते हैं। वो कहते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या सच में उस काम के माध्यम से आप अपने परिवार और अपने खुद के सपनों, इच्छाओं, चाहतों को पूरा करने में सक्षम हो पा रहे हैं? और वो ये भी जोर देते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि दिल पर हाथ रखकर सोचिए। बिल्कुल। और इस सवाल का जो ढांचा है वो बहुत दिलचस्प है। कैसे? पहले परिवार को रखना, फिर अपने सपनों को। ये हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच के तनाव को दिखाता है। सही बात है। पर इससे भी आगे बढ़कर लेखक उस आम बहाने को निशाना बना रहे हैं जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। कौन सा बहाना? बस कट रही है, एक अच्छी सैलरी मिल तो रही है, और क्या चाहिए। हाँ, सच कहूं तो मैंने खुद ये लाइन शायद दर्जनों बार इस्तेमाल की होगी। हम सब करते हैं। ये कहना बहुत आसान है ना? एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि हमें अपनी असलियत का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। और लेखक इसी सोच को बिना बुनियाद वाली अवधारणा कहते हैं, क्योंकि अंदर से हम सब जानते हैं, जैसा वो कहते हैं, हमको इससे कई ज्यादा चाहिए। और ये समझना जरूरी है कि ये भावना आती कहां से है। ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है। तो फिर क्या है? ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की बदलती हकीकत का नतीजा है। 50 साल पहले एक व्यक्ति की कमाई पर पूरा परिवार चल सकता था। लोग एक ही नौकरी में रिटायर हो जाते थे। हाँ, वो दौर अलग था। आज वो स्थिरता लगभग खत्म हो चुकी है। अब तो 2 लोगों की कमाई भी कई बार कम पड़ जाती है। तो लेखक जब बढ़ते हुए महंगाई के दौर की बात करते हैं तो वो सिर्फ सब्जी या पेट्रोल की कीमतों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और एक बेहतर जीवन शैली की जो बढ़ती लागत है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है जो लेख में बताया गया है कि लोग बेहतर सैलरी के लिए बार बार नौकरी बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ। यहाँ ये मजबूर शब्द बहुत ध्यान खींचता है। ये दिखाता है कि ये कोई शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। इस पर मैं एक अलग नजरिया रखना चाहूंगा। अच्छा? लेखक इसे मजबूरी कहते हैं, जो एक तरह से लाचारी दिखाता है। लेकिन क्या हम इसे दूसरी तरह से देख सकते हैं? जैसे? शायद ये एक नई पीढ़ी की बदलती हुई महत्वाकांक्षा का संकेत है। आज का युवा शायद 30 साल की स्थिरता से ज्यादा 5 साल में नए स्किल सीखने और अनुभव हासिल करने को महत्व देता है। ये तो बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो जिसे पुरानी पीढ़ी मजबूरी कहती है, नई पीढ़ी उसे ग्रोथ या अपस्किलिंग का अवसर मान सकती है। मतलब ये कमजोरी का नहीं बल्कि बदलती हुई प्राथमिकताओं का भी संकेत हो सकता है। हो सकता है। तो ये नौकरी बदलना लाचारी भी हो सकती है और एक स्ट्रैटेजी भी। बिल्कुल। लेकिन लेख का अगला सवाल तो सच में इंसान को हिलाकर रख देता है। कौन सा? वो पूछते हैं, आप जो भी लाइफस्टाइल आज तक जीते आए हैं, आप मानते हैं कि आप अब इससे अच्छी तथा इससे और अधिक आरामदायक वाली जिंदगी जी ही नहीं सकते और ना ही इससे भी अच्छा जीवन स्तर अपने परिवार को देने के काबिल हैं। ये पढ़कर तो एक पल के लिए लगता है कि लेखक सीधे हमारे आत्मसम्मान पर हमला कर रहे हैं। ये हमला नहीं है, ये एक आईना है। आईना? हाँ, लेखक यहाँ हमारी आर्थिक स्थिति से ज्यादा हमारी मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हमने अपनी मौजूदा परिस्थितियों को अपनी काबिलियत की अंतिम सीमा मान लिया है? अच्छा। मनोविज्ञान में इसे सीखा हुआ असहायपन या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। ये क्या होता है? ये वो स्थिति है जहां बार बार मुश्किलों का सामना करके व्यक्ति ये मान लेता है कि वो कुछ बदल ही नहीं सकता, चाहे अवसर सामने ही क्यों ना हो। तो लेखक हमें इसी मानसिक जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं
कि आपकी कंगाल होती जिंदगी का कारण सिर्फ महंगाई नहीं है, बल्कि शायद आपकी सीमित होती सोच भी है। ये सब सुनने के बाद थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। लेखक ने समस्या तो बहुत अच्छी तरह बता दी, लेकिन क्या उन्होंने हमें इस दुविधा में अकेला छोड़ दिया है या कोई समाधान का संकेत भी है? नहीं नहीं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, और यहीं से ये लेख सिर्फ एक शिकायत से बढ़कर एक गाइड बन जाता है। अच्छा। लेखक कहते हैं कि एक रास्ता है जिससे अपनी जॉब भी करते रहें और अधिक से अधिक पैसा भी कमा सकें। और इसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं है ना? नहीं, मकसद है परिवार के साथ सुकून से समय बिताना। इसके लिए वो दो बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करते हैं। कौन से? पहला है मनी लीवरेज। मनी लीवरेज, ओके। और दूसरा है टाइम लीवरेज। टाइम लीवरेज, मनी लीवरेज, टाइम लीवरेज, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली शब्द लगते हैं। है भी, लेकिन एक आम इंसान के लिए इनका क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि ये शब्द तो अक्सर बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर असली समाधान छिपा है। लीवरेज का मतलब होता है एक छोटा सा बल लगाकर बहुत बड़ा परिणाम हासिल करना। जैसे एक जैक से भारी गाड़ी उठा लेना? बिल्कुल वही। आर्थिक दुनिया में भी यही सिद्धांत काम करता है। पहले बात करते हैं मनी लीवरेज की। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है दूसरे लोगों के पैसे, यानी ओपीएम, अदर पीपल्स मनी, का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति बनाना। कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे आम उदाहरण है रियल एस्टेट। मान लीजिए आपको एक 50 लाख का घर खरीदना है। आप अपनी जेब से 10 लाख रुपए लगाते हैं और बाकी 40 लाख बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है। अब अगर 5 साल में उस घर की कीमत बढ़कर 70 लाख हो जाती है तो आपको 20 लाख का फायदा हुआ। हाँ। ये फायदा आपके 10 लाख के निवेश पर हुआ है, ना कि पूरे 50 लाख पर। आपने बैंक के 40 लाख रुपए का लिवरेज लिया और अपने रिटर्न को कई गुना बढ़ा दिया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अपनी सीमित पूंजी से कई गुना बड़ी संपत्ति को नियंत्रित करना। बिल्कुल। और हाँ, इसमें जोखिम भी है। अगर घर की कीमत गिर गई तो नुकसान भी आपका ही होगा। ये तो व्यापार में भी लागू होता होगा। यकीनन। एक छोटा व्यापारी जब बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेता है तो वो मनी लिवरेज का ही इस्तेमाल कर रहा है। वो बैंक के पैसे से नई मशीनें खरीदता है या ज्यादा माल स्टॉक करता है, जिससे उसका मुनाफा लोन के ब्याज से कई ज्यादा बढ़ जाता है। तो मनी लीवरेज का मतलब सिर्फ उधार लेना नहीं है, बल्कि उस उधार को ऐसे काम में लगाना है जिससे होने वाली कमाई उधार की लागत से कहीं ज्यादा हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ठीक है, मनी लिवरेज का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब ये टाइम लिवरेज क्या भला है? समय तो सबके पास दिन में 24 घंटे ही होता है, उसे कैसे लीवरेज किया जा सकता है? ये मनी लीवरेज से भी ज्यादा शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। अच्छा। टाइम लीवरेज का मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जहां आपकी कमाई आपके काम करने के घंटों से सीधे तौर पर ना जुड़ी हो। मतलब? देखिए, एक नौकरी में आप अपना समय बेचते हैं। 8 घंटे काम, 8 घंटे की पगार। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ये लीवरेज नहीं है। सही। अब टाइम लीवरेज के कुछ उदाहरण देखिए। पहला, एक टीम बनाना। एक रेस्टोरेंट का मालिक अकेले जितने ग्राहक संभाल सकता है, उससे कहीं ज्यादा ग्राहकों को वो अपनी टीम के साथ संभालता है। हाँ, वो अपनी टीम के समय को लीवरेज कर रहा है। ठीक है, और कोई उदाहरण? दूसरा, और आज के डिजिटल युग में सबसे प्रासंगिक, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना। जैसे कि? मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपने एक किताब लिखी। आपने मेहनत एक बार की, लेकिन वो किताब सालों तक बिकती रहेगी और आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी, तब भी जब आप सो रहे हों। अरे वाह। एक यूट्यूबर एक वीडियो एक बार बनाता है, पर वो वीडियो सालों तक व्यूज और कमाई देता रहता है। ये सब टाइम लीवरेज है। तो इसका मतलब हुआ, एक बार काम करो और बार बार कमाओ। आप अपने समय का एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो आपके बिना भी काम करता रहता है। बिल्कुल सही। आप समय को पैसे से नहीं बल्कि एक सिस्टम से बदल रहे हैं। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम का स्रोत भी बनाएं, जो टाइम लीवरेज से आता है। तो लेखक का इशारा इसी तरफ है। वो ये नहीं कह रहे कि नौकरी छोड़ दो। नहीं, वो कह रहे हैं कि नौकरी के साथ साथ इन लीवरेज के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आय के नए स्रोत बनाओ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या? जैसे ही हमारी उत्सुकता एकदम चरम पर पहुंचती है, लेखक कहते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको मेरी सोच पार्ट 17 का इंतजार करना होगा। हाँ, ये लेखक की एक चतुर रणनीति है ताकि पाठक अगले भाग का इंतजार करें। सही है। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। उन्होंने हमें सोचने के लिए एक दिशा दे दी है। हमें उनके पार्ट 17 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए कि ये सिद्धांत हमारी जिंदगी में कैसे लागू हो सकते हैं।
तो कुल मिलाकर ये अंश हमें सिर्फ हमारी आर्थिक समस्याओं के बारे में नहीं बताते, बल्कि एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट करने का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, ये हमें समय बेचकर पैसा कमाने की दौड़ से निकालकर सिस्टम बनाकर पैसा कमाने की सोच की ओर ले जाता है। बिल्कुल। यह एक तरह का वेकअप कॉल है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी वित्तीय जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं चल सकती। हमें स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेना होगा। लेखक सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बल्कि ये भी पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ शिकायत करने के अलावा। और अंत में जो लेखक का संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग और आपका जीतना सुनिश्चित है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये मानसिक रूप से मजबूत बनने, अपनी समस्याओं को स्वीकार करने और फिर उन्हें हल करने का आत्मविश्वास रखने के बारे में है। बिल्कुल। मेक योरसेल्फ स्ट्रांग का मतलब है अपनी अज्ञानता को दूर करना, नए कौशल सीखना और जोखिम लेने की हिम्मत जुटाना। और आपका जीतना सुनिश्चित है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। ये कहता है कि अगर आप सही मानसिकता और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। ये हमें निराशा से निकालकर आशा और कर्म की ओर ले जाता है। तो ये सिर्फ आर्थिक सलाह नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक दर्शन है। हाँ, अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की बात है। ये मानने की बात है कि आप सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं है, बल्कि आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। और यहीं पर मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। लेखक ने हमें 2 शक्तिशाली लीवर दिए, पैसा और समय। लेकिन शायद एक तीसरा लीवर भी है जो इन दोनों से पहले आता है और शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा लीवर? वो क्या है? वो है ज्ञान का लीवरेज। ज्ञान का लीवरेज। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1 घंटा कोई ऐसा नया कौशल सीखने में लगाए जिसकी बाजार में बहुत मांग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग, तो 1 साल में तो वो बहुत कुछ सीख जाएगा। बिल्कुल। और यही ज्ञान उसे भविष्य में अपने समय और पैसे को बेहतर तरीके से लीवरेज करने की क्षमता देगा। शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम अपने पैसे और समय का लाभ कैसे उठाएं, बल्कि ये है कि हम उस ज्ञान को कैसे हासिल करें जो हमें इन लीवरों का सही इस्तेमाल करना सिखाए। एग्जैक्टली। लेखक का जवाब जो भी हो, असली शुरुआत शायद खुद को मजबूत बनाने यानी रोज कुछ नया सीखने से ही होती है।